चलो फ्लक्स के चेंज कौन सा फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है भाई, ये हमारा मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमारा आखिरी चैप्टर है रिवीजन का, क्योंकि हम फिफ्थ चैप्टर की रिवीजन नहीं करने वाले, क्योंकि उसमें जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है वो एग्जैक्टली फर्स्ट चैप्टर का आता है, और जो बचा हुआ है सस्टेबिलिटी पर उसमें सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं वैल्यूज के ऊपर, तो उसकी रिवीजन हम नहीं करने वाले। जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आज हमारा डे है थर्सडे आज, और अगली क्लास है सैटरडे। इन दो क्लासेस में हम EMI करेंगे। आज थोड़े बेसिक सवाल, अगली क्लास थोड़ा सा ऊपर, और फिर ट्यूजडे से बेटा मुबारक को हम अपने सिलेबस को आगे शुरू कर देंगे। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके पेपर हुए हैं या नहीं हुए, हमने रिवाइज करा दिया है हमें, और हम वो ग्रुप पे भी डाल देंगे और यहाँ पे भी डाल देंगे कि AC की चैप्टर की क्लासेस सिर्फ और सिर्फ लाइव होंगी, कोई रिकॉर्डेड नहीं मिलेगा उसका, क्योंकि मुझे पता है आप सब बहाना मारते हो कि हमारा पेपर है, हम पढ़ रहे हैं तो हम छुट्टी ले लेते हैं, रिकॉर्डेड देख लेंगे, जो कि 100 में से सिर्फ 2 बच्चे जेन्युइनली दिन में 14 घंटे 15 घंटे पढ़ रहे हैं, तो इसलिए नहीं आ पाते, बाकी सब बहाना मारते हैं 1 घंटे में कुछ नहीं हो रहा है। तो इसलिए AC चैप्टर का कोई रिकॉर्डेड नहीं मिलेगा, सिर्फ क्या होगा, लाइव होगा। ध्यान रहेगा बेटा, अगर रिकॉर्डेड देना हो तो दे देंगे 6-7 महीने 8 महीने 10 महीने के बाद, ठीक है, लेकिन अभी तो नहीं देंगे फिलहाल, ठीक है। तो ट्यूजडे से हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है, कौन सा, AC। किसी का AC अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो बोर्ड में तो आएगा जाएगा, अपने घर पे अपनी पढ़ाई करते रहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे EMI में कुछ सवालों की। बहुत बेसिक सवाल है, बहुत बेसिक सवाल से मेरा कहने का मतलब क्या है कि सीधा फॉर्मुला पुटिंग सवाल ज्यादा है आज, और आप सबको पता है कि इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मुले में से एक है वो है EMF का फॉर्मुला -N d∅dt। EMF का एक और फॉर्मुला BLV, और EMF का एक और फॉर्मुला NBA ओमेगा साइन थीटा। फिर हमने इसके आगे जाके पढ़ा कि वैसे तो EMI में कौन नहीं है, ट्रांसफॉर्मर, तो सवाल भी नहीं होंगे, बट हमने ट्रांसफॉर्मर को इसमें पढ़ा था। अच्छा, फिर इसके आगे अगर हम गए तो हमारे पास 2 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आए, म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन। जो कैपिटल L था उसका फॉर्मुला हमारे पास μ0 n² A/L आया, कैपिटल M का फॉर्मुला μ0 n1 n2 A/L आया। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर हमारे पास ½ Li² आया। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर पर यूनिट वॉल्यूम हमारे पास ½ P²/μ0 का स्क्वायर आया, ठीक है। मतलब प्योरली जो एनर्जी स्टोर हुई वो मैग्नेटिक हुई। कैसे हुई, मैग्नेटिक। अब क्योंकि φ Li भी होता है तो EMF का एक और फॉर्मूला आया था -L/di/dt। क्योंकि φ का फॉर्मूला Mi भी होता है तो एक और फॉर्मूला आया था -M/di/dt। तो ये भी ध्यान आपको रखना होगा, ठीक है। हाँ वेरी गुड, ये ऑप्टिक्स आ रहा है मिड टर्म तक। हाँ बेटा पढ़ो, फिर तो अच्छी बात है, आपको तो बहुत मेहनत करने की जरूरत है अभी, क्योंकि अभी तो AC भी रहता है आपका, EM वेव भी रहता है, और उसके बाद 5 चैप्टर भी है, रे ऑप्टिक्स भी है। बट हम तो रे ऑप्टिक्स लगभग शुरू करेंगे अक्टूबर में जाके। कहाँ जाके, शायद आपको नहीं पता, मैं आपको बता दूं, पार्ट 2 में हमें सिर्फ 2 ही चैप्टर करने हैं, वो है रे ऑप्टिक्स, और बाकी सब चैप्टर्स नहीं है, बाकी सब टॉपिक्स हैं। जैसे ड्यूअल नेचर 2 क्लास का चैप्टर है, एटम 1 क्लास का चैप्टर है, न्यूक्लियाई आधी क्लास का चैप्टर है, सेमीकंडक्टर 2 क्लास का चैप्टर है। मतलब अब फिर कुछ बचा नहीं, मतलब पहले ये बहुत बड़े बड़े चैप्टर हुआ करते थे, बट CBSE ने बहुत कुछ डिलीट किया है। तो आप ये मत समझना कि अगर पार्ट 1 में हमें इतने दिन लगे तो पार्ट 2 में इतने ही लगेंगे। हाँ माना, रे ऑप्टिक्स बहुत बड़े चैप्टर हैं, बट वही हमारे टास्क है, उसके बाद 1 हफ्ते का काम है आगे, आप समझो। इसीलिए एटम और न्यूक्लियाई की जनरली हर साल तो ऐसे ही करते हैं, इस साल मुझे पता नहीं कि हम एक संडे को 3 घंटे क्लास लेके एटम एंड न्यूक्लियर साथ ही करा देते हैं, कनेक्टेड भी हैं वो आपस में। खैर चलिए, बट अगर अभी हम बात करें आगे सवालों से शुरू करें, बहुत आसान PYQs हैं। सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ सोलेनॉइड, इसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं भाई, 600 टर्न्स हैं, और आपको उसका सेल्फ इंडक्टेंस दे रखा है 108 मिली हेनरी। हेनरी याद है सबको, डिफाइन 1 हेनरी, डिफाइन 1 हेनरी, व्हेन 1 वेबर का मैग्नेटिक फ्लक्स इज प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग करंट ऑफ 1 एम्पियर। तो जो कॉइल है उसका सेल्फ इंडक्टेंस कहलाया जाएगा 1 हेनरी। शाबाश बेटा, ठीक है। चलिए, तो ये मिली हेनरी में दे रखा है। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल हैविंग, अगेन एक और हमारे पास यानी कि कॉइल है जिसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 500 हैं। कितने हैं, सेम लेंथ है, सेम मटेरियल है, सेम रेडियस, सब कुछ है, तो इसका L कितना होगा, ठीक है। और सुनो, क्या ये कहना ठीक है कि L का फॉर्मूला μ0 n² A/L होता है, मटेरियल सेम है, रेडियस सेम है, लेंथ सेम है, तो μ0 सेम हो गया, A सेम हो गया और L सेम हो गया। सेम हो गया क्या, तो इसका मतलब क्या, L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² आ गया क्या, अरे बोलो। और अगर ऐसा है तो L1 अपॉन में L2 क्या आ जाएगा, N1 अपॉन में N2 का स्क्वायर आ जाएगा। L1 कितना है, 108 है, L2 निकालना है, N1 कितना है, 600 है, और N2 कितना है, 500 है। ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 108 अपॉन में L2, 6 का स्क्वायर 36, और ये कितना आ गया, 25 आ गया।
L2 की वैल्यू आ गई 104 इंटू में 25 अपॉन में 36, 3 आता है, तो L2 आ गया 75। क्या हेनरी या मिली हेनरी? क्योंकि हमने L1 किस में डाला है, मिली, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। The current in the primary coil of a pair of coils changes from कितना to कितना, 7 एम्पियर to 3 एम्पियर in 0.04 सेकेंड। The mutual inductance between the coil is इतना। आपको इंड्यूस ईएमएफ निकालना है, बहुत ही प्यारा सवाल है, मतलब बहुत बेसिक है और ये आता है बहुत एग्जाम में। I1 कितना हमारे पास 7 एम्पियर और I2 कितना हमारे पास 3 एम्पियर, और ये चेंज कितने टाइम में आया, 0.04 सेकेंड में आया। आपको बताना है कि अगर उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस 0.5 हेनरी है तो ईएमएफ कितना बनेगा। मन में सोच लो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, क्योंकि अगर आप सही समय पे सही फॉर्मूला नहीं सोच पा रहे तो आसान क्वेश्चन में मुश्किल। सोच लिया तो क्या आपने सोचा है कि फॉर्मूला लगेगा BLV, या अगर सोचा तो गलत सोचा है, क्योंकि ये फॉर्मूला क्यों लगेगा। क्या आपने सोचा कि फॉर्मूला लगेगा d∅dt, ठीक है लगा सकते हो, बट फॉर्मूला सीधा क्या लगाना है, -m di/dt। d∅dt से वहां पे पहुंच जाओगे, पर क्योंकि सीधा फॉर्मूला है तो क्यों ना लगाएं, -m di/dt, ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब ईएमएफ हमें निकालना है, -m की वैल्यू हमारे पास है 0.5, di/dt मतलब I2 - I1 तो 3 - 7, और टाइम हमारे पास है 0.04, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 0.5 है, ये 4 है और ये 4 है, इंटू में क्या है 100, इसको इससे काट दो, कितना आंसर आ गया, 50 वोल्ट आ गया। कितना आ गया भाई, 50 वोल्ट। हाँ, ठीक रहेगा, ठीक रहेगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब कंडक्टिंग स्क्वायर लूप ऑफ साइड क्या है, L, एंड रेजिस्टेंस क्या है, R है, मूव्स इन इट्स प्लेन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v परपेंडिकुलर टू वन ऑफ इट्स साइड, जो कि डायग्राम में गिवन है। मैग्नेटिक इंडक्शन भी यानी मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट इन टाइम एंड स्पेस पॉइंटिंग परपेंडिकुलर एंड इनटू द प्लेन ऑफ द लूप एग्जिस्ट एवरीवेयर एज शोन इन द फिगर। द करंट इंड्यूस्ड इन द लूप, करंट कितना इंड्यूस होगा। देखो क्या इस सवाल में ये बोला गया है कि ये अंदर से बाहर एंटर किया है, मूव्स इन इट्स प्लेन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी टू वन ऑफ इट्स साइड, और मैग्नेटिक इंडक्शन भी कांस्टेंट इन टाइम एंड स्पेस पॉइंटिंग परपेंडिकुलर। यही कहीं मेंशन नहीं किया गया है कि ये लूप बाहर से अंदर आया या पहले से ही अंदर है, बट चूंकि यहाँ मेंशन किया गया है कि हर जगह है, क्या है, तो वी आर अज्यूमिंग दैट कि हर जगह है तो फिर हर जगह है। अब हर जगह है तो फ्लक्स चेंज ही नहीं होगा, फ्लक्स चेंज ही नहीं होगा तो आंसर 0 हो जाएगा, एज्यूमिंग दैट। क्वेश्चन क्योंकि सैंपल वाला क्वेश्चन है, थोड़ी भाषा सही सी नहीं है इसकी, बट बोर्ड में आता तो ये मेंशन होता कि ये बाहर से अंदर आया है या फिर पहले से ही अंदर है। अगर ये पहले से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो देयर विल बी नो चेंज इन फ्लक्स, तो आंसर 0 है। पर अगर ये बाहर से अंदर आता तो आंसर क्या होता, लिखो, मतलब सोचो, मान लो ये बाहर से अंदर आया तो आंसर क्या होता। हो गया। अगर ये बाहर से अंदर आया होता तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या हो जाता, BLV, और करंट का फॉर्मूला क्या होता है, ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, तो क्या हो जाता, BLV बाय R। तो BLV बाय R में से कोई एक आंसर होता है, लेकिन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज का बात करें, अगर ये बाहर से अंदर आए तो अंदर के डायरेक्शन में फ्लक्स बढ़ेगा, हमें उसको अपोज करना है, बाहर बढ़ाना है, बाहर बढ़ाना है तो उंगलियां ऐसे घूमेंगी, उंगलियां ऐसे घूमेंगी तो एंटी। ये तब होता जब बाहर से, अच्छा अगर अंदर से बाहर जाता तो BLV बाय R और आंसर क्लॉकवाइज होता था। ठीक है, बट अभी तो ये पहले से अंदर है तो आंसर ठीक। Two coils are placed close to each other. The mutual अच्छा इससे पहले मैं सवाल पूछता हूँ, क्या m का फॉर्मूला म्यू नॉट n स्क्वायर a बाय l होता है। अरे बोलो नहीं होता, क्यों, n1 n2 अलग होते हैं, n1 n2 सेम हुए तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। अरे बोलो, चलो मुझे बताओ ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, ये सब में कोई कंडीशन है या ये कभी भी लगाए जा सकते हैं। आंसर है कंडीशन है। कंडीशन है कब, जब पहले के द्वारा बनाया गया सारा का सारा फ्लक्स, सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड दूसरे वाले में जाता है तो ये फॉर्मूला लगता है। अगर आपको उसकी डेरिवेशन याद हो तो हमने एक कॉइल को ऐसे रखा और दूसरी कॉइल को ऐसे रखा, यानी जितना भी फ्लक्स पहले वाली कॉइल बना रही है उतना फ्लक्स दूसरी वाली कॉइल में जाना चाहिए, तभी आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, याद है। पर अगर उनके बीच का डिस्टेंस चेंज हो जाए, यानी अगर कॉइल ऐसे पड़ी हो, अगर कॉइल ऐसे पड़ी हो, क्या आप ये फॉर्मूला सेम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, नहीं। सेम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, नहीं। देख लो, फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस, फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस, फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस
जो कि फॉर्मूला क्या है वो भी लिख लो, म्यू नॉट n स्क्वायर a by l and म्यू नॉट n1 n2 a by l respectively are only applicable when both the coils share same flux, when both the coils share same flux per turn. बट अगर उनकी ओरिएंटेशन, उनकी स्पेस, उनका पोजीशन ये सब चेंज हुआ तो क्या आंसर बदल जाएगा? बोलो। कह रहे टू कॉइल्स आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर, द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द पेयर ऑफ कॉइल डिपेंड्स ऑन, म्यूचुअल इंडक्टेंस किस पर डिपेंड करेगा? क्या इसका करंट से कोई लेना देना है? नहीं। अरे करंट से कोई लेना देना नहीं। क्या इसका रिलेटिव पोजीशन एंड ओरिएंटेशन से लेना देना है? क्या इसका लेना देना वोल्टेज के चेंज से है, करंट से है? नहीं। हाँ, अगर इसी ऑप्शन में लिखा होता नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया एल, म्यू नॉट कॉमन, वो भी चेंज है, बट वो ऑप्शन में है ही नहीं, तो सिर्फ पोजीशन और ओरिएंटेशन। ऑल्दो इन फॉर्मूले में पोजीशन और ओरिएंटेशन कहीं पे नहीं आ रहा, इन ये एल का फॉर्मूला, एम का फॉर्मूला, इन फॉर्मूलों में कहीं पे ओरिएंटेशन नहीं नजर आ रहा, बिकॉज ये फॉर्मूले हमने स्पेशल केस के लिए डिराइव किए थे, ये भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, हाँ तो सेम ही फ्लक्स जाएगा ना, तो वो तो लिखा है सेम फ्लक्स है, पर अगर मान लो एक इधर है, तो सेम फ्लक्स शेयर नहीं करेंगे। कोएक्सियल हो लेकिन लेंथ अलग अलग हो जाए तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, एक का मटेरियल अलग हो जाए तो फ्लक्स अलग हो जाएगा, इसलिए हमने लिखा सेम फ्लक्स जाना चाहिए पर टर्न। और उसके बाद जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उसका फ्लक्स ओवरऑल बढ़ जाएगा, तो इसलिए पर टर्न रहने वाला लिखा है। चलिए आसान सवाल है। द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, जो कि वेबर में, इज गिवन बाय द ईएमएफ इन द कॉइल एट टाइम t = 4। ईएमएफ का फॉर्मूला कौन सा लगेगा यहाँ पे? d∅dt कोई फॉर्मूला नहीं होता, -d∅dt फॉर्मूला होता है। क्यों? ठीक है, शाबाश। चलो n भी तो होता है बट नहीं बोल रखा है, तो n1 हो गया। ठीक है, चलो d∅, फाइ क्या है? 5t² + 3t + 16 बाय dt। ईएमएफ कितना आ गया बताओ? 10t + 3। अब यहाँ पे हमें माइनस का, ऑब्वियस बात है, किसका बेटा? माइनस। अब हमें टाइम की वैल्यू क्या डालने को बोला गया? 5 आगे आ गया ना, 10 हो गया, तो 10t प्लस कितना आ गया? 3, और डिफरेंशिएशन 16 का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है ना। अब अगर मुझे यहाँ पे आंसर मिल गया -10t प्लस क्या? 3, और मुझे t की वैल्यू क्या डालने को बोला गया? 4, तो कितना आ जाएगा? 40 + 3 कितना आ गया? -43 वोल्ट आ गया। ठीक रहेगा क्या? अच्छा, ये अलग बात है अगर सारे आंसर प्लस में होते हैं, और तो इसका मतलब है कि हमें कोई लेना देना नहीं है किसे? डायरेक्शन से। ये माइनस साइन किसने दिया था? लेंस लॉ ने। क्या बोला था ये माइनस साइन देने से पहले? शाबाश बाबू, लेंस लॉ उसकी डेफिनेशन सुनाओ। हाँ, क्यों नहीं आती? सेकंड पेज की चीज नहीं आती आपको? तो इसके बारे में कौन चैप्टर आ रहे हैं आपके? पता ही नहीं है कौन स्कूल है? केवी में कौन है यहाँ? कोई नहीं पढ़ता केवी में? केवी के पेपर कब भर रहे हैं? अक्टूबर में होंगे? आप फिर होंगे नहीं। अरे भाई इतनी कहानी में बताओ, ये चैप्टर आ रहा नहीं आ रहा? आज बाद में बताओ भाई, नो पर्सनल टॉक्स। बाद में क्यों बताओगे बेटा? लेंस लॉ की परिभाषा मुझे बाद में क्यों? अच्छा, आपको याद नहीं है? अच्छा बात, ठीक है बेटा। देखो कोई भी कारण हो, लेंस लॉ की परिभाषा तो आपको पढ़ के, ये तो बेसिक चीज है ना, ये तो आपको आना चाहिए। कोई भी कारण हो बेटा, वो तो आप मुझे कुछ इमोशनल कर दोगे क्लास के बाद कि मेरी एक टांग नकली माफिया खिलाड़ी, पर मुझे भाई वो बात तो अलग है भाई, सब चीजें अलग है, लेकिन लेंस लॉ की परिभाषा नहीं आ रही, फ्राइडे लॉ नहीं आ रहा बाबू, फिर तो गलत बात हो जाएगी ना। कितने बच्चों को इस कमरे में लेंस लॉ की परिभाषा आती है? आप खड़ा करो। क्या भूले? आज ही भूले? बेहतरीन बच्चे हैं यार। बेटा आपको भी नहीं आती है? ये क्या बात है? क्यों रिवीजन करनी है लेंस लॉ के? आपको हिंदी में नहीं पता लेंस लॉ क्या है? तो मैं क्यों आया हूं यहाँ आज? घर बैठ के चैप्टर पढ़ लेते ना, क्या फायदा मेरा क्वेश्चन कराने? चलो आगे बढ़ते। If both the number of turns and core length of an inductor is doubled, keeping other factors क्या? Constant. Then its self inductance का फॉर्मूला बोलो, म्यू नॉट n स्क्वायर a by l। क्या क्या डबल कर दिया? नंबर ऑफ टर्न्स को डबल किया गया और कोर लेंथ को भी डबल किया गया। क्या फर्क पड़ेगा भैया? आओ भाई आओ, नया वाला l क्या होगा? म्यू नॉट नए वाले n का स्क्वायर a बाय नई वाली l। सही है क्या?
तो नए वाले n का स्क्वायर क्या हो गया 4, और ये कौन हो गई 2, काट दो कितना आ गया 2, पुराने वाले से क्या आ गया डबल। करो यार ये तो करो यार, कर दो। फॉर्मूला नहीं पता तो कुछ मर्जी कर लो, पता है तो बहुत आसान सवाल है। बेटा आपने, मैं जहां तक देख पा रहा हूँ आपका आंसर कोई फॉर्मूला नहीं लिखा है बेटा। यार 1 0 एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है यार, मैंने कुछ गड़बड़ करी क्या? एक 0 एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है? अरे सॉरी माय बैड मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 25 से करना था। यहाँ तक कहाँ तक हुआ? ये हो गया ना? इसका आंसर क्या आया था? हाँ भैया ठीक है, सब विजिबल ऑडिबल है। चलिए, तो इसका आंसर आया था, लास्ट में आया था हमारे पास ई का फॉर्मूला NBA ओमेगा मैक्सिमम। नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास कितने थे? 40। मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कितनी थी? 3 इंटू में 10 की पावर -2। एरिया आ गया था पाई r स्क्वायर के हिसाब से 0.08 का स्क्वायर, रेडियस 8 सेंटीमीटर है, और ओमेगा हमारे पास आ गया था 25/5। इसको सॉल्व करके, जहां मैंने गलती कर दी थी 25 से मल्टीप्लाई करने की बजाय 2 से कर दिया था, तो जिसकी वजह से आंसर थोड़ा गड़बड़ हो रहा था, और आंसर आ गया है 0.19 आ रहा है, सॉरी 0.19 वोल्ट आ रहा है। हाँ, हमारा सॉल्व करके 15 आ रहा था वो, और 1 0 ऑब्वियस बात है कम जा रहा था, बट ठीक है 0.19 वोल्ट इज द आंसर। डन है? चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अ कॉइल ऑफ एरिया, आपको इस बार एरिया दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 को मीटर में करेंगे तो 10 की पावर -4 करेंगे तो 10 की पावर -4 कर दिया, तो कितना आ गया हमारे पास? 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर।
is kept at an angle of 30 degree with the magnetic field. Magnetic field भी आपको दे रखी है कितनी 10 की पावर -1 टेस्ला, -1 टेस्ला. The magnetic field is reduced to 0, यानी ये इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड है, फाइनल मैग्नेटिक फील्ड तो 0 ही है. और ये सब काम बहुत ही जल्दी हुआ है, 10 की पावर -4 सेकेंड में हुआ, बहुत जल्दी हुआ. इंड्यूस ईएमएफ निकालना है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा इंड्यूस ईएमएफ का भाई? नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में कुछ बात की गई है नहीं, अ कॉइल एक टर्न ही मानेंगे. तो यहाँ पे हमारे पास आ गया -d∅/dt. अब -d∅ की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, BA cos θ/dt. अगर आपको याद हो तो हमारे NCERT में और या फिर जो हमने पहले किया था तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन में तीनों प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकते हैं. जैसे मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना भी आ सकता है, एरिया को चेंज करना या रेडियस को चेंज करना भी आ सकता है, और cos थीटा यानी थीटा को भी. तो जो भी कांस्टेंट होता है उसको यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं और जो भी चेंज हो रहा होता है उसको अंदर रहने देते हैं. हमेशा यही फॉर्मेट रहता है. तो यहाँ से हमारे पास क्या क्या चीजें कांस्टेंट है भाई? B कांस्टेंट है और A कांस्टेंट, नहीं सॉरी, हमारे पास cos थीटा कांस्टेंट है और A कांस्टेंट है. कौन चेंज हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है. थीटा कितना है? cos 30 की वैल्यू कितनी हो गई? 1/√3/2. और एयर फिल्ड सोलेनॉइड यानी कि हम लोग क्या लेंगे भाई? म्यू नॉट लेंगे, जिसका जो हमारे पास L है वो कितना है? 0.016 हेनरी. हैविंग लेंथ हमें 0.81 मीटर दे रखी है और रेडियस हमें 0.02 मीटर दे रखा है. आपको ये वैल्यूज देख के समझ में आ गया होगा, सभी कोई ना कोई किसी ना किसी का स्क्वायर है और रेडियस का वैसे भी स्क्वायर करना ही होता है. तो न्यूमेरिकली जो है ये आंसर बहुत आसान होने वाला है, ठीक है ना, मतलब कैलकुलेशन वाइज. आपको नंबर ऑफ टर्न्स निकालने, तो L का फॉर्मूला बोलो, म्यू नॉट n² A/L. तो n स्क्वायर की वैल्यू आ गई L इंटू में L अपॉन में म्यू नॉट A. डन है. अब यहाँ से L की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 16 इंटू में 10 की पावर -3. हमारे पास L की वैल्यू कितनी आ गई? 81 इंटू में 10 की पावर -2. म्यू नॉट की वैल्यू कितनी हो गई? 4 पाई इंटू में 10 की पावर -7. और एरिया कितना है हमारे पास? वो एरिया का फॉर्मूला पाई r². r कितना है? 0.02 का होल स्क्वायर. यहाँ से n स्क्वायर सबके स्क्वायर के टर्म में निकाल सकते हैं. ये आ गया हमारे पास 16 इंटू में 81 इंटू में 10 की पावर कितनी आ गई? ऊपर -5 आ गई. डिवाइडेड बाय 4 एक स्क्वायर होता है किसी का, और यहाँ से पाई भी किसी का, मतलब पाई का अंडर रूट कर देंगे स्क्वायर का तो पाई आ जाएगा 10 की पावर -7. और यहाँ पे 4 बचेंगे, कितना आ गया? -7 और -4 -11 हो गया. कितना हो गया? और यहाँ पे बदले में क्या आ गया हमारे पास? 4 आ गया. क्या आ गया? अब ये -5 है और ये -11 है, कितना बचा? तो यहाँ से n स्क्वायर की सीधा वैल्यू आ गई 16 इंटू में 81 इंटू में 10 की पावर ऊपर जाके 6 हो गई. अपॉन में क्या बच गया? 4 बच गया, पाई स्क्वायर बच गया और 4 बच गया. तो यहाँ से n की वैल्यू 16 के लिए क्या आ गया? 4, 81 के लिए क्या आ गया? 9, यहाँ पे 10 की पावर क्या आ गया? 3, 4 के लिए क्या आ गया? 2, पाई स्क्वायर के लिए क्या आ गया? पाई, 4 के लिए क्या आ गया? 2. इससे ये कैंसिल हो गया. अरे बोलो. तो यहाँ पे आ गया 9000 अपॉन में 3.14. रफली बताओ आंसर क्या आ रहा है? बाकी सब निकाल लो बेटा. कितना बेटा? जिसने नहीं निकाला वो निकाल लो प्लीज. ऑब्वियसली बात है, आप इसको 22/7 जैसा मर्जी आपको लिखना है वैसा लिख सकते हो. क्योंकि एक पाई और पाई. हाँ क्या आ रहा है भाई? एयर फील्ड फॉर्मूला मतलब बेटा उसमें कोई पोल ने डाला, म्यू नॉट की वैल्यू वही 4/10 -7 लेंगे. क्या रहा? 2 नहीं, कुछ आगे तो आ रहा होगा. 28 क्या आगे? 6. अच्छा आगे निकाला ही नहीं, आंसर मिल गया होगा इसलिए. 0.24. कौन बोला? कैसे किया आपने? कैलकुलेटर से तक का 3.14. आंसर है 2866.24. बिल्कुल सही है, 2866.24. तो सबसे करीबी आंसर कौन हो गया? 2866. ठीक, बढ़िया. 2 कॉइल्स आर प्लेस्ड नियर टू ईच अदर, जिसका मतलब है हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? L और M के फॉर्मूले जो हमने पढ़े वो लगा सकते हैं. करंट 1 कॉइल में चेंज किया गया है एट रेट ऑफ, यानी कि di/dt. di/dt आप चेंज किया गया है एट रेट ऑफ, यानी कि di/dt. di/dt आपको 5 एम्पियर पर सेकंड दे रखा है. और EMF कितना इंड्यूस हो रहा है? 2 मिली, यानी 10 की पावर -3 वोल्ट इंड्यूस हो रहा है.
आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है तो बहुत ही आसान सवाल है। आप कॉमन सेंस इनमें से कोई कितनी वोल्ट इंड्यूस हो रहा है। आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है तो बहुत ही आसान सवाल है। आप कॉमन सेंस इनमें से कोई एक तो क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि m नेगेटिव नहीं हो सकता। कौन नेगेटिव है पता नहीं है, तो इसलिए मोड का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि क्या होगा, m di/dt, क्योंकि m नेगेटिव में नहीं आ सकता। तो ये हमारे पास 2 इंटू में 10 की पावर -3 है, m हमें निकालना है, और ये di/dt सीधा गिवन है कितना, 5। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 2/5 इंटू में 10 की पावर -3, तो आ गया 4 इंटू में 10 की पावर -4, है ना। कुल मिला के 0.4 मिली, क्योंकि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.4 इंटू में 10 की पावर 10 के -3 में मिली आ गया, तो 0.4 मिली हेनरी। ठीक, आसान है, करो। सिमिलर सा क्वेश्चन है। अरे नहीं करना है तो हो गया, ये तो हो गया, आज ही तो किया, आज ही तो किया, आज ही तो किया। चलो करो, दिमाग लगाओ। हो गया, चले। डी कह रहे हैं भाई ऑप्शन, बाकी देखते हैं। नेक्स्ट, हो गया। फोर्स बोला है, ईएमएफ नहीं बोला है। फोर्स कितनी लगेगी ये बोला है। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है भाई, इफ n इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल, द वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो कैसे वेरी करती है भाई। L का फॉर्मूला म्यू नॉट, तो उस हिसाब से ये कैसे वेरी करेगी, n²। डन है क्या। कभी कभार कुछ और बातें भी लिखी होती हैं, अगर कुछ और बातें लिखी हैं तो इसका मतलब है कि कुछ चीज़ों को आपको कांस्टेंट मानना है और कुछ चीज़ों को वेरिएबल। जैसे अगर याद करो, मैं आपको बोलूँ कि पावर टाइम के साथ कैसे वेरी करता है, तो आप सब कहोगे पावर टाइम के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। लेकिन अगर आप याद करें, मैं आपको बोलूँ कि पावर टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है अगर कांस्टेंट मोमेंटम है, तो इसका मतलब है अब मुझे पावर का एक ऐसा फॉर्मूला डिराइव करना होगा जिसमें मोमेंटम आ रहा हो या बाकी कोई चीज़ें कांस्टेंट आ रही हूँ। बोलो, नहीं समझे, नहीं समझे ना। जैसे मान लो मुझे बोला जाए कि पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम। अगर कुछ नहीं बोला, सिर्फ ये बोला कि पावर टाइम पे कैसे डिपेंड कर रहा है, तो इनवर्सली हो गया। लेकिन अगर बोला है कि सेम मोमेंटम है, तो अब मोमेंटम कैसे भी करके लाना होगा और कुछ ऐसी चीजें लेके आनी होंगी जो बाकी सब भी क्या हो, कांस्टेंट। तो क्या मैं वर्क डन की जगह एनर्जी लिख सकता हूँ। और आप सबको याद होना चाहिए कि एनर्जी m2 का अंडर रूट ही क्या होता है मेरे पास, मोमेंटम होता है। अरे बोलो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, p² क्या आ जाएगा,
अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूँ तो ई की जगह मैं क्या ले सकता हूँ, पी स्क्वायर बाय 2mt। अब आप मुझे बताओ क्या मास कांस्टेंट है? अरे मास कांस्टेंट है, और पी हमने क्वेश्चन में बोला हुआ है क्या है, कांस्टेंट है। तो बाकी सब भी कांस्टेंट है, बट स्टिल ये इनवर्सली आ रहा है, क्वेश्चन इनवर्सली आ रहा है, ये अलग बात है। अरे बोलो, समझ गए? तो ऐसे करके सवाल आ सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि काइनेटिक एनर्जी नहीं, मोमेंटम मास पे कैसे डिपेंड करता है अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, तो वैसे तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, mv। तो उससे पता चल रहा है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। 11th क्लास का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी था। लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट बोला हुआ है तो अंडर रूट m वाइज वेरी करेगा। कैसे वेरी करेगा? इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब है कि अगर इस क्वेश्चन में बोला होता कि कोई और चीज कांस्टेंट है तो हमें उसके टर्म में क्या लेके आना पड़ता, फॉर्मूला। पर अभी ऐसा कुछ नहीं बोला है इस क्वेश्चन में, और इसमें बोल भी नहीं सकते बिकॉज बाकी सब वैसे भी कांस्टेंट ही होते हैं। ठीक है। A straight conductor of length 2 meter moves at speed of कितना 20 मीटर पर सेकेंड when the conductor makes an angle of कितना 30। अब हमने जो क्लास में BLB फॉर्मूला डिराइव किया था उसमें तो वो कैसे एंटर कर रहा था, परपेंडिकुलर, पर इस बार कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री। हाँ, तो आपको जो when the conductor makes an angle of 30 डिग्री with the direction of the magnetic field, बहुत कुछ दे रखा है। मैग्नेटिक फील्ड 0.1 टेस्ला है, थीटा जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, अरे कितना दे रखा है 30, और लेंथ कितनी है हमारे पास 2 मीटर। अब याद करो फॉर्मूला तो लगेगा वो बी लगेगा, BL भी साइन थीटा लगेगा। वहां पे हमने साइन 90 को क्या माना था 1, तो जिसकी वजह से वो खत्म, क्योंकि आता तो वही है, बट अगर कोई सर्टेन एंगल पे आ जाए तो प्लीज ये आप कहीं नोट का पॉइंट लिख लीजिए। इफ कंडक्टर इज नॉट मूविंग परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, इफ कंडक्टर इज नॉट मूविंग परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, then motional EMF is equals to EMF is equals to BLV sin theta, BLV sin theta। तो यहाँ पे आपको sin theta लगा देना। अब अगर मेरे पास B हमें दे रखा है 0.1, लंबाई हमारे पास 2 है, और कितनी वेलोसिटी से भागा ये 20 से, और साइन की वैल्यू 30 पे कितनी होती है भाई, तो ये आ गया 0.1 को 1 ही कर दिया, और ये आ गया 2 × 2 4, और ये आ गया 1/2, आंसर आ गया 2 वोल्ट आ गया। कितना आ गया? इसी में ही बोल दे कि 30 है, लेकिन बताओ मैक्सिमम कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो फिर भी बात वही हो जाएगी कि साइन 90 हो जाएगा। ठीक है। हाँ, अगला सवाल, एन EMF ऑफ इतना इज इंड्यूस्ड इन अ मेटल रॉड ऑफ लेंथ इतना हेल्ड नॉर्मल। सेम क्वेश्चन है क्या, बस इस बार क्या है कि आपको EMF का फॉर्मूला क्या लगाना है, और इस बार EMF आपको गिवन है कितना 0.08, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 0.4, और L कितना है, कहाँ है L 0.1 10 सेंटीमीटर है, तो 0.1 हो गया, और वेलोसिटी आपको निकालनी है, कितना आंसर आया 2 क्या मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। हाँ भाई, इसका आंसर किया क्या पेन उठाने की जरूरत पड़ी इसमें, क्यों? क्योंकि कह रहे हैं फिगर शोज अ वायर स्लाइडिंग ऑन 2 पैरेलल कंडक्टिंग रेल्स। ये हमारे पास पैरेलल रेल्स हैं, ठीक है ना, पटरी मान लो, जो भी मान लो, कह रहे हैं, और इनके बीच में सेपरेशन I है, L है, जो भी। अब मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है। द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द वायर मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। आप मुझे सबसे पहले वहां बताओ, ये अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना चाहती है तो इसे रोकेगा कौन? आंसर है EMF। बट EMF तो इंड्यूस होगा ही नहीं, कैसे होगा EMF इंड्यूस? आप मुझे बताओ, सर्किट तो क्लोज ही नहीं है। अरे बोलो भाई, अगर सर्किट ही क्लोज नहीं है और EMF इंड्यूस नहीं होगा तो इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही। कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही तो इसका मतलब क्या है कि आपको एक्सटर्नल और कितने फोर्स लगानी पड़ेगी इसे कांस्टेंट वेलोसिटी पे घुमाने के लिए, तो आंसर है 0। अरे भाई सर्किट ही कंप्लीट कहाँ है, बोलो, लिखो। EMF मतलब मुझे लगता है लिखने की भी जरूरत नहीं है वैसे, कि EMF तभी इंड्यूस होगा ना जब सर्किट क्या है, क्लोज है। फैराडेज लॉ की पहली लाइन ही क्या थी, फॉर अ क्लोज सर्किट, फॉर अ क्लोज लूप, और ये तो क्या ही नहीं है, क्लोज ही नहीं है। ठीक है। अगला सवाल, सबसे जरूरी है सिलेक्शन ऑफ फॉर्मूला। अगर हम फॉर्मूला सही सेलेक्ट कर रहे हैं तो हमारा आंसर सही आएगा, मतलब आएगा, अदरवाइज हम कुछ भी कर लें। ग्राफ किसके बीच में, I और T के बीच में। तो आप मुझे बताओ, अगर ये I और T के बीच में ग्राफ है तो इसके स्लोप से मुझे क्या मिलेगा, -di/dt। क्या मिलेगा, और -di/dt क्या मैं -di/dt का इस्तेमाल कर सकता हूँ? देखो मैं यहाँ से स्लोप ना भी निकालूं तो क्या मेरे पास चेंज इन करंट है, करंट कहाँ से कहाँ चेंज हुआ है, 10 से 0, और कितने टाइम में हुआ है, तो आप जैसे मर्जी कर लो। अगर आपने ऐसे किया है कि भैया करंट में जो बदलाव आया है वो 10 से 0 में कितना आया है, -10, अरे बोलो, और टाइम में जो बदलाव आया है वो कितना है 0.5 सेकेंड है। या फिर आप ऐसे करो कि आपको सीधा di/dt की वैल्यू मिल सकती है जो कि ग्राफ का स्लोप होगा। स्लोप क्या है, हाइट अपॉन बेस। हाइट कितनी है -10, और बेस कितना है 0.5। बात तो वही आ गई।
तो कितना आ गया -100 अपॉन में 5, कितना आ गया -220 क्या एम्पियर पर सेकेंड, कितना आ गया एम्पियर पर सेकेंड। ये तो मैंने भी क्या निकाला di/dt, क्या निकाला। अब वो कह रहे हैं कि इफ अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस कितना कितना 100 ओम, एक कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम है, इस करंट को इंड्यूस करे सकता है, वेरिएशन ऑफ करंट बोल सकते हैं। आपको मैग्नीट्यूड ऑफ क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स। अब चेंज इन फ्लक्स का क्या क्या फॉर्मूला हो सकता है, चेंज इन फ्लक्स के हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूले हैं। पहला क्या हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला होता है -d∅dt, लेकिन क्या मैं इंड्यूस ईएमएफ की जगह कुछ और भी ले सकता हूँ, क्या आय के कौन सा आय, जो करंट टोटल उसमें फ्लो हो रहा है, यानी आय तो नहीं लिख सकता, तो डेल्टा आई लिखूंगा ना, आय थोड़ी लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ डेल्टा आई, और साथ में मेरे पास क्या आएगा आर आएगा। ये पॉइंट भी मेंशन कर लो कहीं पे। चेंज इन ईएमएफ, चेंज इन ईएमएफ कैन, change in EMF can only be produced by change in current, by change in current, by change in current for constant value of R, for constant value of R। अगर R की वैल्यू कांस्टेंट और आपको EMF इंड्यूस करना है तो क्या तो चेंज करना ही पड़ेगा कॉइल में करंट। अब बताओ क्या हमारे पास -d∅dt में सारी वैल्यूज आ गई, करंट कितने का चेंज हुआ -10 का, R कितना है d∅ निकालना है, कितने टाइम में ये काम हुआ 0.5 में। ये d∅ किसके फ्लक्स का चेंज होगा, पूरी कॉइल का, लेकिन क्योंकि ये दो कॉइल के अंदर का चेंज है तो डिवाइड बाय क्या भी हो जाएगा 2, तो म्यूचुअल चेंज इन द फ्लक्स, करंट कितने का चेंज हुआ -10 का, R कितना है d∅ निकालना है, कितने टाइम में ये काम हुआ 0.5। ये d∅ किसके फ्लक्स का चेंज होगा, पूरी कॉइल का, लेकिन क्योंकि ये दो कॉइल के अंदर का चेंज है तो डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, तो म्यूचुअल चेंज इन द फ्लक्स, mutual change in the flux will be divided equally, mutual change in the flux will be divided equally into the two coil। एरिया अंडर द ग्राफ निकालेंगे तो आईडीटी मिल जाएगा, ऐसा भी कर सकते हो, सही है। क्या एरिया अंडर द ग्राफ से सीधा मुझे आईडीटी भी मिल सकता है, बच्चा समझ गया क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि हम अगर ऐसा कर लें कि मैं एरिया अंडर द क्या निकाल लूं ग्राफ, तो क्या मिल जाएगा मुझे सीधा आई डी की वैल्यू मिल जाएगी, उस आई डी की वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो कैसे मर्जी आप ये काम कर सकते हो। कितने सवाल रह गए आज, टाइम हो गया सॉरी, मुझे ये सवाल अच्छा ये तो सेम ही है, ये सवाल हम रिपीट नहीं करेंगे अगली क्लास में क्योंकि ये तो कुछ तो सेम ही है और एक दो बचे हैं वो बिल्कुल सेम फॉर्मेट में। तो सैटरडे को नए सवाल होंगे और वो आखिरी क्लास है रिवीजन की, क्योंकि हम अगले हफ्ते से क्या शुरू कर रहे हैं सिलेबस यानी एक से, ठीक है।